नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं योगेश पांडे और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है संधि। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के विषय में। सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मुख से जब हम वर्णों का, शब्दों का या जब हम वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है। जो हम बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? ध्वनि। और इस ध्वनियों का जो सबसे छोटा रूप होता है जिसको वर्ण कहा जाता है। जी हाँ, वर्ण कह सकते हैं या फिर हम उसको अक्षर कह सकते हैं। तो जो सबसे छोटा वर्ण यानी सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की जो इकाई होती है बोलने में, जो हमें सुनाई देती है, उस इकाई यानी कि वर्ण, जब हम दो वर्णों का मेल करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उसमें जो परिवर्तन आता है, जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार का नाम संधि है। जी हाँ, जो विकार उत्पन्न हुआ उसी को ही हम संधि कहते हैं। मुख्यतः संधियों के जो भेद होते हैं वह तीन प्रकार के भेद बतलाए गए हैं। एक स्वर संधि, जिसको ही संस्कृत में अच संधि भी कहा जाता है। जी हाँ, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को ही हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के विषय में। ठीक है, स्वर संधि, जिसको कि मैंने अभी आपको बताया अच संधि भी कहा जाता है। अच क्यों कहते हैं इसको? अच प्रत्याहार के कारण, यानी कि जो पाणिनीय व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण को ही पाणिनीय व्याकरण कहा जाता है। और उस पाणिनीय व्याकरण में 14 सूत्र होते हैं, जिन 14 सूत्रों में पहला सूत्र जो है आई उण, यहां से लेकर के ए औंग आई औच, यानी चौथा सूत्र आ ई उण रिल रिक ए औंग आई औच, ये जो चार सूत्र हैं ये स्वर के अंतर्गत आते हैं और ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम इनको स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अच प्रत्याहार यानी कि स्वर संधि। अब आपको यहां पर ये याद रखना है कि ये स्वर संधि है, तो हमें यहां पर जिन दो वर्णों को हम जोड़ करके संधि करेंगे, मिलाकर के संधि करेंगे, वह दो स्वर वर्णों के अंतर्गत ही होगी। यानी कि यदि व्यंजन वर्ण आ गया, हल वर्ण आ गया, तो वहां पर स्वर संधि फिर नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट होता है स्वर संधि। इसके भेद मुख्यतः हम समझेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहली संधि व्याकरण के हिसाब से जो आती है वो यण संधि होती है। दूसरी संधि अयादि संधि है। तीसरी गुण संधि, और फिर वृद्धि संधि, फिर सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से कुल 8 संधियां जो हैं संस्कृत व्याकरण में मानी गई हैं, जिसमें से आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यण संधि के विषय में। ठीक है, यण संधि। अब जो यण संधि है इसको बताने के लिए संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र का प्रयोग होता है, जिस सूत्र का नाम है इको यणचि। क्या बोलते हैं सूत्र को? इको यणचि, यानी कि इक के स्थान पर यण प्रत्याहार होता है अच के परे रहते। अब अच क्या है ये अभी हमने समझा था, और परे रहने का मतलब होता है सामने। यानी कि हम यहाँ पर दो वर्णों का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। सबसे पहला वर्ण जो यहाँ पर यानी इस तरफ होगा हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया राम। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा आगच्छति, ये संस्कृत का रूप है आगच्छति। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा उत्तर पद, ये कहलाएगा पूर्व पद। ठीक है, तो पूर्व पद के अंतिम में और उत्तर पद के प्रथम में, यानी कि पहला वाला वर्ण और पूर्व पद के अंतिम में यानी अंतिम वाला वर्ण जो है, इन दो वर्णों के बीच में हमें क्या करना है? संधि करना है। ठीक है, तो सामने, यानी कि ये जो सामने है, जो आगच्छति का जो आ है, इसको ही कहा जाता है परे, यानी कि बाद में। किसके बाद में? जहां पर हमें संधि करना है उस वाले वर्ण के बाद में। ठीक है, तो ये हमने एक नॉर्मल सा, सामान्य सा यहाँ पर एक हमने नियम समझा। अब हम चलते हैं इको यणचि। इक का मतलब होता है इक प्रत्याहार, और इक प्रत्याहार यानी कि यण संधि में 4 ही वर्ण होते हैं। सबसे पहले 4 वर्ण होंगे ई अथवा ई, उसी प्रकार से उ अथवा उ, और उसी प्रकार से री अथवा बड़ा वाला री, और लृ। इनके स्थान पर, यानी कि ये जो 4 वर्ण मैंने यहां पर लिखे हैं, इन 4 वर्णों के स्थान पर, यानी जहां पर ये रहेंगे वहां पर क्रमशः ई के स्थान पर या वर्ण और उ के स्थान पर वा वर्ण
री के स्थान पर रेफ या र जिसको हम कहते हैं, और इस री के स्थान पर ला यानी कि या व रा ला जिसको कि यण कहा जाता है, यह हो जाएंगे। यानी इनको हटा करके इनके स्थान पर यह या व रा ला हो जाएंगे। कब होंगे? कौन सी कंडीशन बताई? अची, यानी कि अच प्रत्याहार के परे रहते। स्वर वर्ण यदि बाद में होगा तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है इसमें। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, सबसे पहले मैंने लिया यहां पर प्रति, प्रतिधन एकहा। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि प्रति में ता के बाद में ई का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ता के बाद में ई, और यहां पर क्या है सामने? असवर्ण स्वर वर्ण। ठीक है, असवर्ण यानी ई यहां पर है, तो यदि यहां पर भी ई होगा तो फिर यण संधि नहीं होगी। यहां पर ई है, उ है, री है अथवा लरी है, तो उसके सामने उससे भिन्न स्वर होना चाहिए। ठीक है, यानी यहां पर ई है तो यहां पर उ हो, री हो, लरी हो, ए हो, ऐ हो, या फिर आई हो, औ, कुछ भी यहां पर होना चाहिए, लेकिन ई के सामने ई नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। तो प्रति के सामने क्या है? एकह का ए। अब हम यहाँ पर ई के स्थान पर क्या कर देंगे? या कर देंगे। ठीक है, यण संधि के अनुसार। तो क्या होगा हमारे सामने? प्रा धन आधा ता, ई इसका हटा गया, ई के स्थान पर या आ गया। ठीक है, या प्लस यहाँ पर एकह। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये आधा ता हो गया, या में ए मिल जाएगा, तो प्रत्येकः। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने छोटा ई यहां पर लिया है, इसी प्रकार से यदि हम बड़े ई का उदाहरण देखेंगे तो यहां पर हम उदाहरण ले लेंगे सुधी प्लस उपास्यः। अब यहां पर जो बड़ा ई है, इस बड़े ई के स्थान पर क्या होगा? यहां बड़े ई के स्थान पर भी या ही होगा, क्योंकि हमने नियम देखा था ई अथवा ई, उ अथवा उ, री अथवा लरी अथवा लरी, इनके स्थान पर क्रमशः या व रा ला ये आदेश हमें करना है। ठीक है, तो ई के स्थान पर हमने क्या किया? यहां पर भी या कर दिया। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा? शुद्ध्युपास्यः। ठीक है, ये हमने समझा केवल ई का उदाहरण। इसी प्रकार से उ का उदाहरण, जैसे कि बधु प्लस आगमन, तो बध्वागमन, यानी उ के स्थान पर हमने क्या किया? वा किया, तो बध्वागमन। उसी प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा, तो जो री है उस री के स्थान पर हमने क्या किया? रा किया, रा ये वाला, तो क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से लरी प्लस आकृति, लरी में जो लरी यानी जो लरी है ये वाला, इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? ला कर दिया, तो लरी प्लस आकृति ही लाकृति ही। इस प्रकार से सबसे पहला समझा हमने प्रत्येकः और शुद्ध्युपास्यः, बध्वागमनम और पित्राज्ञा, या फिर पित्राज्ञा और लाकृति। ये चारों उदाहरण यण संधि की जो प्रसिद्ध या फिर यण संधि का जो नियम है उसके हिसाब से चारों उदाहरणों को हमने अच्छी तरीके से समझा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि यण संधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो कहां पर करेंगे? यण के स्थान पर इक करेंगे, यानी या व रा ला। ये आपको याद रखना है, जहां पर भी आपको बीच में या व रा ला ये चार वर्ण दिख रहे हैं तो वहां पर आपको यण संधि ही समझना है। ठीक है, इक के स्थान पर यानी ई उ री री, इन चारों के स्थान पर या व रा ला ये चार वर्ण हमें करना है। कब? जब सामने असवर्ण अच होगा। तो इसके अलावा और अगले वीडियो में इसके कुछ उदाहरण, नए नए उदाहरण मैं आपको लेकर के आऊंगा। और इसके अलावा यण संधि के अलावा अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि यानी स्वर संधि के जितने उदाहरण हैं उनको हम बहुत और अच्छे सरल तरीके से समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।